Hello class, today we are going to see the source of borrowed capital. ठीक है, आज हम लोग सोर्स ऑफ borrowed capital स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले के चैप्टर्स में हम लोगों ने ओन्ड कैपिटल कंप्लीट कर दिया है। उसके अंदर इक्विटी शेयर देखा, प्रेफरेंस शेयर देखा, इक्विटी शेयर्स के टाइप देखे, प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप देखे। फिर उसके बाद हमने रिटेन अर्निंग देखा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग देखा। तो यहाँ तक हमारा ओन्ड कैपिटल कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। अभी हमारे पास borrowed कैपिटल का ये कंसेप्ट बचा और अभी हम borrowed कैपिटल के बारे में ही यहाँ पर से अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे सोर्स ऑफ borrowed कैपिटल है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। ओनली ओन्ड कैपिटल इज़ नॉट सफिशिएंट टू कैरी ऑन ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, एज पर दिस यहाँ पर ये है कि ओन्ड कैपिटल जो है, जहाँ से पैसा परमानेंटली कंपनी को अवेलेबल होता है, वहाँ से जो पैसा अवेलेबल है सिर्फ उतना ही पैसा इनफ नहीं है कंपनी की हर बिजनेस एक्टिविटी को फुलफिल करने के लिए, चलाने के लिए। अ कंपनी नीड्स अ borrowed कैपिटल टू सप्लीमेंट इट्स ओन कैपिटल। अलॉन्ग विथ ओन्ड कैपिटल कंपनी को कुछ पैसे उधार लेने पड़ते, बोरो करने पड़ते हैं, ताकि उसके जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है प्रॉपरली चल सके। एवरी ट्रेडिंग कंपनी इज एंटाइटल्ड टू बोरो मनी। जो भी कंपनी ट्रेडिंग में है, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, उन सभी लोगों को पैसा क्या करना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है। हाउएवर इट इज़ नॉर्मल प्रैक्टिसेस टू हैव एन एक्सपेंस प्रोविजन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इनेबलिंग द कंपनी टू बोरो मनी। उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर वो एक प्रोविजन है जिसके अंदर वो मनी बोरो करके, ठीक है, अपनी सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को फुलफिल कर सकते हैं। Memorandum authorizes the company to exercise the borrowing power, whereas articles of association provide as to how and by whom this power shall be exercised. So memorandum of association ये बताता है कि मनी बोरो कर सकते हैं, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये बताता है कि वो किससे और किस तरीके से मनी बोरो कर सकते हैं और उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, द पावर टू बोरो मनी इज नॉर्मली एक्सरसाइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ये जो पैसा है बोरो करने का, इसका जो पावर है ना, ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये इंश्योर करेंगे कि जो भी पैसा है वो प्रॉपरली एक्सरसाइज हो, मतलब प्रॉपरली लिया जा सके, बोरो किया जा सके, और उसको अच्छी तरीके से बिजनेस एक्टिविटीज़ में इम्प्लीमेंट किया जा सके। ओके, उसके बाद देखिए, अ प्राइवेट कंपनी में एक्सरसाइज इट्स बोरिंग पावर इमीडिएटली आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन। अभी आपको पता है दो टाइप की कंपनी होती है ब्रॉडली अगर हम देखें, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म होती है तो उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। ठीक है, और जो प्राइवेट पब्लिक कंपनी होती है उनको भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। यानी प्राइवेट और पब्लिक कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है तो उनको आरओसी वाले क्या देते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, ये प्राइवेट कंपनी जब मिल जाता है, जब प्राइवेट कंपनी को, तो प्राइवेट कंपनी इमीडिएटली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है, पब्लिक कंपनी होल्ड पे रहती है। क्यों? क्योंकि उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो मिल गया है, लेकिन उनको एक और सर्टिफिकेट चाहिए होता है आरओसी से, तब जाके वो अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, और उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यानी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी मिलेगा, उसके बाद जाके पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं है। प्राइवेट कंपनी में एक बार उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वही लिखा है, इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। हाउएवर पब्लिक कंपनी कैन नॉट एक्सरसाइज इट्स बोरोइंग पावर अंटिल इट सिक्योर्स द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। पब्लिक कंपनी सॉरी पब्लिक कंपनी तब तक अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती जब तक उनको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। द कैपिटल में भी बोरोड फॉर द शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड द लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। और ये जो कैपिटल है, ये शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट के कैपिटल्स को फुलफिल करने के लिए कंपनी क्या करती है, बोरो करने का काम करती है। ठीक है, when company wants to expand diversify its business it requires an additional capital। जब कंपनी को एक्सपैंड करना होता है, जब कंपनी को डाइवर्सिफाई करना होता है, जब कंपनी के बिजनेस को और आगे तक लेके जाना होता है, तो वहाँ पर कंपनी क्या करती है, कंपनी एडिशनल कैपिटल रिक्वायर्ड करती है, और उसके हिसाब से वो अपनी जो भी बिजनेस नीड्स है वो उनको फुलफिल करती है। ठीक है, द एडिशनल यहाँ पे देखिए,
The capital may be borrowed for the short term, medium term, and the long term requirement. It is better to raise borrowed capital at a later stage of the business when the company wants to expand, diversify its business and require additional capital. तो एक्सपेंशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए एडिशनल कैपिटल चाहिए होता है कंपनी को, और वो लेटर स्टेज में कंपनी रेस कर सकती है, ठीक है। दिस एडिशनल कैपिटल कैन बी रेस्ड बाय, ये एडिशनल कैपिटल किस किस फॉर्म से देखो रेस करती है। इशू ऑफ डिवेंचर, सबसे पहले कंपनी इशू कर सकती है डिवेंचर के फॉर्म में रेस करेगी। उसके बाद एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स के फॉर्म में रेस कर सकती है। बॉन्ड इशू कर सकती है, बॉन्ड शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म भी होते हैं। लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू ले रेस करके यूज़ कर सकती है। इंटरेस्ट इज पेड ऑन द बॉरोड कैपिटल, इंटरेस्ट जो होता है वो बॉरोड कैपिटल के ऊपर पे करना पड़ता है, उनको डिविडेंड नहीं मिलता, उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है कंपनी को। इट इज़ पेड एट अ फिक्स्ड रेट, और ये जो इंटरेस्ट है ये क्या है, फिक्स्ड रेट पे कंपनी को पे करना है। बॉरोड कैपिटल इज रीपेबल आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और जो बॉरोड कैपिटल है कंपनी का वो एक स्टिपुलेटेड मेच्योरिटी डेट होती है, और वो उसी टाइम पीरियड तक मिलता है, और उसके बाद कंपनी को रिफंड कर देना पड़ता है। ओके, सो बॉरोड कैपिटल कैसा है, कंपनी एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट लेती है, ठीक है। उसके बाद कंपनी को रिफंड कर देना पड़ता है अलॉन्ग विद द रेट ऑफ, अलॉन्ग विद द प्रॉपर इंटरेस्ट। ओके, सो ये है अपना सोर्स ऑफ बॉरोड कैपिटल, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम बात करते हैं जो पहला सोर्स ऑफ बॉरोड कैपिटल है उसके बारे में, यानी डिबेंचर्स के बारे में। यहाँ पर देखिए Debentures are one of the principal source of raising the borrowed capital to meet the long and the medium term financial need. Debenture क्या है, एक प्राइमरी सोर्स है borrowed capital का, जहाँ पर लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म लोन के जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो फुलफिल होने का काम होते हैं। ओके, ओवर द ईयर debenture have occupied a significant position in the financial structure of the company। जो ओवर द पीरियड है, यानी जो इतने सालों से जितनी कंपनियां काम कर रही हैं या जो कंपनी है, ठीक है, उन सभी की अगर हम बात करें तो डिबेंचर्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर, उनके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर जो कंपनी का बनता है। द टर्म डिबेंचर हैज केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिवेयर विच मीन्स टू। ये जो डिबेंचर है इसको, ये जो वर्ड है हमने इसको लैटिन वर्ड से डिराइव किया है। लैटिन वर्ड में इसको डिबेयर बोलते हैं, और इंग्लिश वर्ड में इसको ओव बोलते हैं। ओव यानी किसी ने से कुछ लिया हुआ, ठीक है। जब हम कुछ बोरो करते हैं किसी से तो हम क्या बोलते हैं, आई ओव दिस मच टू हिम, यानी मैंने इतना पैसा इसको देना है, ठीक है। सो ये ओव, ठीक है। द टर्म डिबेंचर हैज़ बीन डिफाइंड क्लियरली अंडर द कंपनीज एक्ट। डिबेंचर का जो ये टर्म है ये क्लियरली इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर क्लियर डेफिनेशन दिया हुआ है। इसको देखिए, Section 2 subsection 30 of the Companies Act 2013 only states that, ठीक है, the word debenture include debenture stock, bond and any other instrument of a company evidencing a debt whether constituting a charge on the assets of the company or not। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है रिलेटेड टू द डिबेंचर, ये क्लियरली हमको ये बता रहा है कि जो डिबेंचर है, डिबेंचर के अंदर डिबेंचर स्टॉक भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, बॉन्ड को भी एक तरीके से हम डिबेंचर बोल सकते हैं, या फिर ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट यानी ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो कंपनी का ये रिफ्लेक्ट करता हो कि कंपनी ने ये बोरो किया हुआ है, उसको भी हम डिबेंचर के अंदर कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर डिबेंचर के अंदर ऐसा सिर्फ सर्टिफिकेट में डिबेंचर लिखा होगा वही सिर्फ नहीं है, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट या ऐसा कोई भी एविडेंस जो कंपनी का ये प्रूफ करता हो कि कंपनी ने इतना पैसा इससे लिया है या भी बोरो किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम डिबेंचर के कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं, चाहे वो एसेट का चार्ज क्रिएट किया हो या ना किया हो। यानी जो कंपनी डिबेंचर इशू करती है ना, तो कंपनी क्या करती है, अपने किसी भी फिक्स एसेट्स के ऊपर एक चार्ज क्रिएट करती है। चार्ज क्रिएट क्यों करती है, क्योंकि अगर कंपनी डिफ़ॉल्टर हो जाती है पेमेंट करने में डिबेंचर का, रिपेमेंट करने में डिबेंचर का, तो डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो एसेट बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो ये होता है क्रिएटिंग अ चार्ज। और यहाँ पर क्या लिखा है, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट, यानी ऐसा कोई भी पैसा जो कंपनी ने बोरो किया हुआ दिखलाता हो
चाहे वो एसेट पे चार्ज क्रिएट किया हो चाहे ना किया हो, वो सारी की सारी चीज़ों को डिबेंचर के कैटेगरी के अंदर डाला जा सकता है। ओके, अभी देखिए, अंडर द एग्जिस्टिंग डेफिनेशन डिबेंचर इंक्लूड डिबेंचर स्टॉक। डिबेंचर मीन्स डॉक्यूमेंट विच इधर क्रिएट्स और एक्नॉलेज द डेट। यानी डिबेंचर मीन्स कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये एक्नॉलेज करता हो कि ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है कंपनी का, ठीक है। ऑर्डिनरली डिबेंचर कॉन्स्टिट्यूट अ चार्ज ऑन सम प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, बट देर आर मैनी मे बी अ डिबेंचर विदाउट एनी चार्ज। तो नॉर्मली सिचुएशन जब डिबेंचर कंपनी इशू करती है तो वो अपने किसी भी फिक्स एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट करती है। बट अगर डिबेंचर के अलावा कोई ऐसा डेट कैपिटल है जो इशू कर रही है कंपनी, तो उसके अंदर ज़रूरी नहीं कि अपने फिक्स एसेट्स के ऊपर कंपनी चार्ज क्रिएट करेगी ही करेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चाहे चार्ज हो चाहे ना हो, अगर वो डेट कैपिटल रिफ्लेक्ट करता है कंपनी का, यानी बोरोड कैपिटल रिफ्लेक्ट करता है कंपनी का, तो कंपनी को उसको डिबेंचर के कैटेगरी के अंदर डालने का अधिकार है और वो उसी तरीके से उसको ट्रीट करेगी, ठीक है। अभी यहाँ पर और भी दो लोगों ने दिया हुआ है, एक है पाल्मर और एक है टोफेन, ठीक है। सो इन लोगों ने भी अपने अपने हिसाब से डिबेंचर के बारे में बताया है। देख लेते पाल्मर क्या बोल रहे हैं। अ डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट अंडर द सील एविडेंसिंग डेट, ठीक है। डिबेंचर क्या है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बोल सकते हैं कि एविडेंस ऑफ डेट दिखा रहा है। एविडेंस ऑफ डेट मतलब क्या, प्रूफ कर रहा है कि ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है कंपनी का, ठीक है। द एसेंस ऑफ इट बीइंग एडमिशन ऑफ इंडेप्टेडनेस, ठीक है। वो जब तक रहेगा वो तब कंपनी तब तक वी कैन से वैलिड, जब तक है वो डॉक्यूमेंट तब तक कंपनी का वो उतना पैसा उधारी पे भी चल रहा है, उसको देना ही देना है, ठीक है। एडमिशन ऑफ इंडेप्टेडनेस, ठीक है। अभी टॉफैम देखिए क्या कर रहे हैं। डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय अ कंपनी एज एन एविडेंट ऑफ डेट टू द होल्डर। यानी डिबेंचर क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी को एज एन एविडेंस देना है टू द होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन कि दिस इज़ अ डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो यानी कंपनी ने एज एन एविडेंस क्या दिया है, एज एन एक्नॉलेजमेंट क्या दिया है, डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया है पर्टिकुलर बंदे को, और वो ये दिखा रहा है कि इतना पैसा कंपनी ने बोरो किया है इससे। यूजुअली रेजिंग आउट ऑफ लोन एंड मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड बाय चार्ज। तो नॉर्मली क्या है, ये जो डिबेंचर है एज अ लोन के फॉर्म में लिया हुआ है और इसका जो अमाउंट है ये सेफली सिक्योर्ड है बाय क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो ये बहुत ही सेफ है, सिक्योर्ड है और ऑटोमेटिकली कंपनी क्या कर सकती है, एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी इसको रिफंड कर सकती है, ठीक है। अभी देखिए, अकॉर्डिंग टू द अबाउट डेफिनेशन डिबेंचर इज एन एविडेंस ऑफ इंडेप्टेडनेस। इंडेप्टेडनेस मतलब क्या, उधार लिया हुआ पैसा, ठीक है। सो सारे डेफिनेशन आप पढ़ डालो, चाहे इंडियन कंपनीज एक्ट 2030 का जो डेफिनेशन है वो देख लो, चाहे टोफैम का देखो, चाहे पाल्मर का देखो, ये सारे के सारे डेफिनेशन हैं या सारी की सारी चीज़ें एक ही दिखा रहे हैं कि जब कभी भी कंपनी ने किसी से पैसा लिया है और उसको एज एन एविडेंस, एज एन एक्नॉलेजमेंट उसको डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया है, तो वो डिबेंचर सर्टिफिकेट वो ये एक्नॉलेजमेंट ये इंश्योर कर रहा है कि कंपनी ने इतना पैसा इससे बोरो किया है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये डेट ऑफ मेच्योरिटी है, और इसको इसका पैसा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट इसको ये डेट पे दे देना है, ठीक है। तो ये एक होता है काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट होता है एज एन इंडेप्टेडनेस, एज एन एविडेंस ऑफ इंडेप्टेडनेस, ठीक है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट, और ये जो इंस्ट्रूमेंट है इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है डिबेंचर सर्टिफिकेट। उसको अंडर द कॉमन सेल ऑफ द कंपनी स्टैम्प मार के इशू कर सकती है, ठीक है। सो ये है अपना डिबेंचर का बारे में, ठीक है। अभी हमको यहाँ पर फीचर्स दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग फीचर्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला फीचर क्या है, प्रॉमिस। डिबेंचर इज अ प्रॉमिस बाय द कंपनी दैट इट ओ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू द होल्डर ऑफ द डिबेंचर। अगर कंपनी ने डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू किया है किसी भी स्पेसिफिक बंदे को, तो वो ये प्रॉमिस कर रहा है कि कंपनी ने इतना पैसा इससे बोरो किया हुआ है और वो कंपनी इसको इतना पैसा इस टाइम पे दे देगी। तो एक तरीके से ये एक प्रॉमिस काइंड ऑफ एन एक्नॉलेजमेंट हो जाता है कंपनी का डिबेंचर सर्टिफिकेट। उसके बाद देखिए फेस वैल्यू। द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर नॉर्मली कैरीज द हायर डिनोमिनेशन
इट इज़ ₹100 और इन मल्टीपल्स ऑफ ₹100। तो अगर हम फेस वैल्यू की बात करें डिबेंचर की, तो डिबेंचर का जो फेस वैल्यू होता है वो ₹100 या फिर मल्टीपल्स ऑफ 100 का हो सकता है। ठीक है, सो इस तरीके से जो इन्वेस्टर होता है वो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, यानी कंपनी क्या करती है डिबेंचर के फॉर्म में हायर डिनोमिनेशन में अच्छा खासा पैसा ले सकती है डिबेंचर होल्डर से। अभी देखिए टाइम ऑफ रीपेमेंट, debentures are issued with the due date stated in the debenture certificate. The principal amount of debenture is repaid on the time of maturity। यानी जो debenture certificate है वो किस टाइम पे मेच्योर हो रहा है, क्या अमाउंट आपको मिलेगा, उसके ऊपर क्या प्रिंसिपल अमाउंट है, ईच एंड एवरी डिटेल डेटा इज बिन मेंशन। तो वो डिबेंचर सर्टिफिकेट में टाइम ऑफ रीपेमेंट और प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एवरीथिंग उसके ऊपर रहता है, और वो डिबेंचर सर्टिफिकेट तब तक होल्ड करके रखना होता है इन्वेस्टर को। उसके बाद है प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट। डिबेंचर हैव अ प्रायोरिटी इन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर कैपिटल ओवर द अदर क्लेम्स ऑफ द कंपनी। यानी जो डिबेंचर होल्डर है इनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है कंपनी से, यानी किसी भी कंडीशन में किसी भी सिचुएशन में कंपनी इनका पैसा पहले वापस करेगी फिर किसी और का पैसा। ठीक है, तो अगर डिबेंचर होल्डर है तो सबसे पहले डिबेंचर होल्डर को पैसा दो, उसके बाद इक्विटी शेयर को बुलाओ या प्रेफरेंस शेयर को बुलाओ या किसी को भी बुलाओ, लेकिन सबसे पहले डिबेंचर होल्डर को पैसा रिपेमेंट होना चाहिए। उसके बाद करते हैं अश्योरेंस ऑफ रिपेमेंट। डिबेंचर कॉन्स्टिट्यूट ए लॉन्ग टर्म डेट, दे कैरी एन अश्योरेंस ऑफ रिपेमेंट ऑन द ड्यू डेट। ये जो डिबेंचर होता है ये थोड़ा लॉन्गर टर्म होता है, लॉन्ग टर्म ही नेचर होता है, इसके लिए इसको हम लॉन्ग टर्म डेट भी बोलते हैं। और ये क्या है, एक अश्योरेंस कैरी करता है कि जब भी आपका ड्यू डेट होगा तब आपको आपका पैसा रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं हम इंटरेस्ट की। अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एग्रीड अपॉन एंड इट्स पेड पीरियडिकली इन द केस ऑफ डिबेंचर। जो डिबेंचर होल्डर होते हैं जब वो डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट प्री डिटरमाइंड होता है, यानी पहले से बता दिया जाता है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और उनका जो डिबेंचर है वो किस पर्टिकुलर डेट को मेच्योर हो रहा है और कितने कैसे उनको इंटरेस्ट मिलेगा, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, कैसे उनको इंटरेस्ट मिलेगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज़ अ फिक्स्ड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। और एक बार कंपनी ने डिबेंचर के फॉर्म में पैसा ले लिया तो चाहे क्वार्टरली पे करो, चाहे ईयरली पे करो, चाहे मंथली पे करो, आपको इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स के ऊपर पे करना ही करना है, क्योंकि वो एक तरीके से कंपनी के ऊपर लायबिलिटी बन जाती है। इट मस्ट बी पेड बाय द कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द कंपनी मेक्स प्रॉफिट एंड लॉस। और एक बार कंपनी ने डिबेंचर के थ्रू पैसा ले लिया तो डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है कंपनी को पे करना ही करना है किसी भी सिचुएशन और कंडीशन में, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो। कंपनी के प्रॉफिट और कंपनी के लॉस से डिबेंचर होल्डर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कैसे है बॉरोड कैपिटल है और बॉरोड कैपिटल पे इंटरेस्ट बनता है और वो कंपनी को पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं पार्टीज टू द डिबेंचर। अगर कोई डिबेंचर लेता है तो कितनी पार्टियाँ इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले जो है वो है कंपनी जो इशू कर रही है डिबेंचर। दिस इज़ द एंटिटी विच बोरोज द मनी। जो कंपनी है वो क्या करती है, बोरो करती है पैसा डिबेंचर होल्डर से और उनको डिबेंचर सर्टिफिकेट एज एन एक्नॉलेजमेंट देती है स्टेटिंग द डेट कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो वो पहली पार्टी बनती है। दूसरी है ट्रस्टी। अभी डिबेंचर होल्डर के जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी क्या करता है, एक डिबेंचर ट्रस्टी का गठन करता है, यानी फॉर्म करता है डिबेंचर ट्रस्टी। उसके अंदर कुछ लोग होते हैं और वो डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को, उनके राइट्स को, उनके प्रिविलेजेस को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इसके लिए यहाँ पर ट्रस्टी आता है बीच में। अ कंपनी हैज़ टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी इफ इट्स ऑफरिंग डिबेंचर टू मोर देन 500 पीपल। अगर कंपनी डिबेंचर 500 लोगों से ज़्यादा को इशू कर रही है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। दिस इज़ अ पार्टी थ्रू होम द कंपनी डील्स विद द डिबेंचर होल्डर। ये कैसा है, डिबेंचर ट्रस्टी के थ्रू कंपनी क्या करेगी, कोई भी कम्युनिकेशन होगा, कोई भी ट्रांसैक्शन होगा या कोई भी चीज़ होगी वो डिबेंचर होल्डर्स पे डील करेगी। द कंपनी मेक्स एन एग्रीमेंट विद द ट्रस्टी, इट इज़ नोन एज अ ट्रस्टी। कंपनी क्या करेगी, ट्रस्टी के साथ एक एग्रीमेंट साइन करेगी और इसको क्या बोलते हैं, ट्रस्ट डीड बोलते हैं। इट कंटेन्स द ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी, राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर, पावर ऑफ द ट्रस्टी। ये क्या है ट्रस्ट डीड के अंदर,
ट्रस्ट डीड के अंदर ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी को क्या क्या फॉलो करना है, ठीक है। डिवेंचर होल्डर्स के क्या राइट्स है और ट्रस्टी के क्या पावर्स है रिलेटेड टू द मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन होगी उस ट्रस्ट डीड के अंदर प्रॉपरली क्लियरली। और ये जो तीसरी पार्टी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है वो होते हैं डिवेंचर होल्डर। दीज आर द पार्टीज हु प्रोवाइड द लोन एंड रिसीव डिवेंचर सर्टिफिकेट एज एन एविडेंस। तो ये थर्ड पार्टी है, जो वो बंदे होते हैं जिनको डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करना है, वो इन्वेस्ट करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं कंपनी को, और एज अ सर्टिफिकेट ऑफ डिवेंचर सर्टिफिकेट उनको मिलता है, ठीक है, वो एज एन एविडेंस। उसके बाद बात करते हैं अथॉरिटी टू इशू, किसके पास अथॉरिटी है इशू करने की डिवेंचर को। तो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 179 सबसेक्शन 3, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज़ द पावर टू इशू द डिवेंचर। कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास पावर है, अथॉरिटी है डिवेंचर्स को इशू करने की। अभी स्टेटस ऑफ डिवेंचर होल्डर देखते हैं। The debenture holder is a creditor of the company. Since debenture is loan taken by the company, interest is payable on its fixed rate, a fixed interval unit until the debenture is redeemed. तो यानी debenture holder का जो status है बेटा वो क्या है, वो क्रेडिटर ऑफ द कंपनी है। डिवेंचर होल्डर क्या है, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी है। डिवेंचर होल्डर क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ऐसा लोन जो उन्होंने कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो जब कंपनी ने किसी से लोन लिया हुआ है तो लोन के ऊपर क्या पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, एक स्टिपुलेटेड फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट पे करना है, और उसको स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम पे करना है, चाहे क्वार्टरली पे करो, चाहे मंथली पे करो, चाहे ईयरली पे करो, आपको पे करना है। और वो तब तक पे करना है जब तक आप कम डिवेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस दे नहीं देते, यानी मेच्योरिटी जब तक हो नहीं जाती, उनको उनका पैसा रिटर्न नहीं मिल जाता, तब तक आपको इंटरेस्ट पे करना है डिवेंचर होल्डर्स को। उसके बाद में देखते हैं नो वोटिंग राइट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, नो कंपनी शैल इशू एनी डिवेंचर कैरिंग एनी वोटिंग राइट। यानी कोई भी कंपनी, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, कोई भी कंपनी वी कैन से डिवेंचर इशू नहीं कर सकती जिसको वोटिंग राइट मिला हो। कंपनी के जो स्टेटस ऑफ डिवेंचर होल्डर है वो क्या है, देखो यहाँ पर क्रेडिटर लिखा हुआ है ना। डिवेंचर होल्डर जब क्रेडिटर हो गए कंपनी के तो उनको किस बात का वोटिंग राइट देना, यानी क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी को किसी भी तरीके का वोटिंग राइट्स नहीं मिलता। और ये यही चीज़ कंपनीज एक्ट का ये जो सेक्शन है ये रिफ्लेक्ट करता है, यानी डिवेंचर होल्डर्स का जो स्टेटस है वो क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी है, और क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी होने की वजह से उनको कोई वोटिंग राइट मिलने वाला नहीं है। इसके लिए ऐसी कोई भी कंपनी, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, कोई भी कंपनी ऐसे डिवेंचर्स को इशू नहीं कर सकती। डिवेंचर होल्डर हैव नो राइट टू वोट एट द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, यानी उनके पास अधिकार ही नहीं है कि वो जनरल मीटिंग में आ सके और उसके अंदर वोटिंग कर सके, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सिक्योरिटी की। डिवेंचर्स आर जनरली सिक्योर्ड बाय फिक्स्ड और द फ्लोटिंग चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। डिवेंचर्स होल्डर्स जो है उनका जो पैसा होता है वो सेफ और सिक्योर्ड होता है। क्यों? क्योंकि जो भी कंपनी होती है वो क्या करती है, पैसा जब डिवेंचर के थ्रू बोरो करती है तो वो फिक्स एसेट्स के ऊपर एक चार्ज क्रिएट करती है। चार्ज क्रिएट करने का मतलब होता है कि इस एसेट का जो अथॉरिटी है अब डिवेंचर होल्डर के पास है। इस एसेट को लेके डिवेंचर होल्डर डिसीजन लेंगे कि क्या करना है, और वो डिसीजन तभी लेंगे जब उनका पैसा उनको कंपनी रिफंड नहीं कर पाएगी। तो उस केस में डिवेंचर होल्डर उस फिक्स एसेट्स के रिलेटेड वी कैन से ले सकते हैं डिसीजन। इसके लिए कंपनी क्या करती है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट कर देती है। फिक्स चार्ज मतलब क्या, 3 लाख तक का। फ्लोटिंग चार्ज मतलब क्या, 3 लाख से ज़्यादा भी 3 लाख से कम भी, तो फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है। तो इसके लिए उसको फ्लोटिंग चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी हम बोलते हैं। इफ़ अ कंपनी इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू मेक द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, द डिवेंचर होल्डर कैन सेल ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी एंड रिकवर द मनी। अगर कंपनी डिवेंचर होल्डर को उनका इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट पे करने में नाकाम रहती है या नहीं पे कर पा रही है तो डिवेंचर होल्डर को पूरा राइट है कि जो चार्ज क्रिएट किया हुआ फिक्स एसेट्स पे वो उसको बेच सकते हैं और अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं कंपनी से।
12वां देखो, इशूअर डिबेंचर कैन बी इशूड बाय बोथ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। डिबेंचर को दोनों पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों इशू कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी के ऊपर। लिस्टिंग की बात करते तो डिबेंचर मस्ट बी लिस्टेड विथ एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। जैसे शेयर्स को लिस्ट करती है, ठीक है, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, और शेयर्स को वहाँ से बाइंग एंड सेलिंग करते हैं लोग, उसी तरीके से जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर को भी लिस्ट करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी की बात करें तो डिबेंचर्स कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र देना पड़ता है और डिबेंचर क्या हो सकता है, एक से दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये थे फीचर्स रिलेटेड टू द डिबेंचर्स, ठीक है। सो दीज आर द फीचर्स रिलेटेड टू द डिबेंचर। हमने सारे फीचर्स कंप्लीट किए, हमने डिबेंचर के बारे में ये चीज़ें पढ़ी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई रहेंगी। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहेगा तो प्लीज़ आप मुझे टेक्स्ट कमेंट कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।